हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको तमस उपन्यास का भाग तीसरा सुना रही हूँ। आप लोगों ने 2 भाग जरूर सुने होंगे और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का उपन्यास। जनरल की उम्र 50 के ऊपर कुछ रही होगी, पर वर्षों की जेल के बाद उसके शरीर में कुछ नहीं रह गया था। जहाँ शहर के अन्य कांग्रेसियों को कम से कम बी क्लास मिलता था, जनरल को हमेशा सी क्लास में डाला जाता रहा, जिससे वह बीमार भी पड़ता रहा और बालू से भरी रोटी भी खाता रहा। जनरल ने न तो तौबा की और न ही जनरली वर्दी को छोड़ा। जवानी के दिनों में लाहौर कांग्रेस के समय वह अपने शहर से लाहौर में वॉलंटियर बन के गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था। जब पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया था, उसी दिन से वह वॉलंटियर की वर्दी पहनता आया है। जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दी में कभी सीटी लग जाती, कभी तिरंगे की डोरी बन जाती। दिन खस्ता होती तो वर्दी धुल तक नहीं पाती थी। न जनरल को कहीं कोई काम मिला, न उसने किया। कांग्रेस के दफ्तर से 15 रुपए महीना प्रचारक का मेहनताना लिया करता था। जो बख्शी जी आनाकानी करे तो वह खड़ा होकर तकरीर करने लगता था। मन में सनक थी, उसी के बल पर जिंदगी के दुख और क्लेश पार कर जाता था। उसका न घर था, न घाट था, न बीवी थी, न बच्चा था, न काम, न धाम। हफ्ते में 2-3 बार कहीं ना कहीं से पिटाता था। पुलिस के लाठीचार्ज में वहाँ बाकी लोग जान बचाकर निकलवाते थे। वहाँ जनरल अपनी सनक का मारा अपनी छोटी सी झुर्रियों भरी छाती फैलाए खड़ा रहता था और पसलियां तोड़वा कर आता था। कश्मीरी लाल, उतारो यारी से सुबह सुबह तमाशा दिखाने लगे हो। अब की बार मेहता जी ने ऊंची आवाज में कहा, पर जनरल और भी डटकर खड़ा हो गया। साहिबान, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जिला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो वचन हमने रावी के किनारे 1929 में लिया, हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। आपका बहुत वक्त न लेता हुआ मैं इतना ही कहूँगा कि कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस के उसूलों की खिलाफी कर सके। मेहता जी किस खेत की मूली हैं, हम इनसे भी निपटेंगे और इनके पिल्लुओं कश्मीरी लाल, शंकर लाल, जीत सिंह जैसे गद्दारों से भी निपटेंगे। जोर का ठहाका हुआ। यह इस तरह से नहीं उतरेगा। कश्मीरी लाल, जिसने यह शीशा खड़ा किया है, स्वयं ही बख्शी जी के कान में सुझाव डाल रहा है। अगर उतारने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा जिद पकड़ लेगा। बख्शी जी ने आग बबूला होकर कश्मीरी लाल की ओर देखा। ताली बजाएंगे तो यह उतर आएगा, आप चिंता नहीं करें। 2-3 बार तालियां बजाएंगे, अपने आप तकरीर खत्म कर देगा। कहते हुए कश्मीरी लाल ने ताली बजाई। बाकी लोगों ने भी ताली बजाई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। साहिबान, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने इतने सब्र और संतोष के साथ मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों को सुना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा। कांग्रेस अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। जो शपथ मैंने रावी के किनारे, खूब खूब, बहुत खूब। कश्मीरी ने फिर ताली बजाई। साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, इंकलाब जिंदाबाद। 2-4 आवाज में उठी। 2-4 आवाजें जवाब में उठी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि रोटी नहीं खाते हो, जोर से क्यों रोटी नहीं खाते हो, जोर से नारा लगाओ, इंकलाब जिंदाबाद। ऊंची आवाज में जवाब आया, जिंदाबाद। और जनरल वैद बगल में दबाकर पत्थर से नीचे उतर आया। जिंदाबाद। एक आवाज ढलान की ओर से भी आई और मास्टर रामदास हाफता हुआ सुबह के झुरमुटे के सामने आया। सुबह के झुरमुटे में सामने आया। यह कोई वक्त है आने का, बख्शी जी ने गुस्से से कहा। जवाब कश्मीरी लाल ने दिया, बछड़ा दूध पी गया था, इस कारण देर हो गई। सभी हंसने लगे, पर मास्टर रामदास संजीदा आवाज में बोला, आज प्रभात फेरी नहीं होगी। क्यों? आज तामीरी काम का जो फैसला हुआ है। तामीरी काम का किसने फैसला किया है? मुझे गोसाई जी ने कल रात कहा था कि इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे ढोक में गलियां साफ करेंगे। देर से आए हो और अब बहाना बना रहे हो। मैं तो झाड़ बेलचे भी वहां पहुंचा आया हूँ। कुछ रात को पहुंचाए थे, कुछ आज सुबह ले गया था। फिर वह स्वयं ही गिनाने लगा। 5 बेलचे, 12 झाड़, 3 गैतियां और 5 कढ़ाइयां मैं रात को ही पहुंचा आया। सीर खान के घर पर सब सामान रखा है, हमें तो किसी ने नहीं कहा, इसीलिए तो मैं भागा आ रहा हूँ। मैं जब सबसे पहले आया था तो यहाँ कोई नहीं था। ढोक की नालियाँ साफ होंगी। तेरा दिमाग खराब है? कश्मीरी लाल ने पूछा। वहाँ पर तो नालियाँ हैं ही नहीं। है क्यों नहीं? कच्ची नालियाँ हैं, पक्की नहीं। कच्ची नालियाँ हैं तो बरसों का लसलसा कीच जमा होगा वहाँ। नालियाँ कौन साफ करेगा? हम करेंगे, तुम गद्दार हो। जनरल ने तो नक्कर कहा। कभी कोई फैसला, कभी कोई।
गोसाई जी ने फैसला किया था तो बताया क्यों नहीं। अंधेरा इस बीच छटने लगा था। प्रभात फेरी के लिए इकट्ठे हुए व्यक्ति अटपटा महसूस कर रहे थे। चलो अब यहाँ से तो निकलो, बख्शी जी ने कहा और बुझा हुआ लैंप उठाए आगे आए। यहाँ से गाते हुए चलेंगे, शुरू करो रामदास। जनरल लेफ्ट राइट कहता हुआ आगे चलने लगा। तिरंगा कश्मीरी लाल ने उठा लिया। रामदास ने प्रभात फेरी का पुराना गीत जिससे सदा प्रभात फेरी शुरू की जाती थी और जो कभी जम नहीं पाया था, उसी ऊंची बेसुरी आवाज में शुरू किया। जरा भी लगन आजादी दी लग गई है जिन्हा दे मन दे विच। चलते कदमों की टाप के साथ मंडली ने पंक्तियां दोहरा दी। रामदास ने अगली दो पंक्तियां उठाई। ओह मजनू वड़ फिर देने हर सहरा हर बन दे विच। मंडली ने कुतुबुद्दीन की ढोक का रुख दिया। गली में कदम रखते ही नत्थू ने चैन की सांस ली। गली में अंधेरा था, जबकि सड़कों पर अंधेरा छटने लगा था। नत्थू जल्दी से जल्दी गलियों का जाल लांघ कर अपने डेरे पर पहुंचना चाहता था। उस बदबू भरी कोठरी में से निकलकर उसने खुली हवा में चैन की सांस ली। जिस भांति उसकी रात बीती थी, उसकी तुलना में अजगी गलियों में उसे शांति का आभास हुआ। बाईं ओर उसे औरतों के धीमे धीमे बतियाने और चूड़ियां खनकाने की आवाज आई। उसने पास से गुजरते हुए देखा। नल के किनारे 2-3 औरतें अपने अपने घड़े सामने रखे बैठी बतिया रही हैं। नत्थू को यह भी भला लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसके पैर को ठोकर लगी। उसे लगा जैसे उसके पांव से टकराई कोई चीज बिखर गई। फिर वह समझ गया और समझते ही उसका शरीर झंझना उठा। एक घर के सामने कोई औरत टोना कर गई थी। कुछ थिगुलियों में लिपड़े कंकड़ और गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ी की खपाचियां थी। कोई बदनसीब औरत अपना क्लेश किसी दूसरे के घर डालने के लिए टोना कर गई थी। नत्थू ने इसे अपने लिए अपशकुन समझा। ऐसी रात बिताने के बाद टोने पर पैर आ जाने पर गहरी खींच उठी, पर दूसरे ही क्षण वह संभल गया। आमतौर पर ये टोने बच्चों पर से ग्रह टालने के लिए किए जाते हैं, जबकि नत्थू के तो कोई औलाद नहीं थी। वह आश्वस्त था, फिर आगे बढ़ गया। इस गली को वह भलीभांति पहचानता था। वहां से वह गली में दाखिल हुआ था। वहां कुछ दूर पर मुसलमानों के घर थे, 1-2 धोबियों के, कुछ कसाईयों के थे। कुछ गली के बाहर छोटी सी सड़क के किनारे गोश्त की दुकानें लगाते थे। यहीं पर मोहम्मद हमाम वाला भी रहता था। आगे चलकर कुछ घर हिंदुओं और सिखों के पड़ते थे और गली के अगले छोर तक पहुंचते पहुंचते फिर मुसलमान सिखों के घर शुरू हो जाते थे। एक घर के अंदर से गुजरते हुए उसे अंदर से किसी बूढ़े की आवाज आई, या अल्लाह कुल दी खैर कुल दा भला। बूढ़ा जागकर सभी के कुल की दुआ कर रहा था। फिर उसके बखारने और अंगड़ाई लेकर उठने की आवाज आई। लोग जाग रहे थे। वह कुछ कदम आगे ही बढ़ा होगा कि उसका दायां पैर फिर से किसी लसलसी चीज में धंस गया और वह गिरते गिरते बचा। साथ ही गोबर की तीखी गंध आई। उसने खींचकर पैर निकाला तो अध टूटा घड़ा लुढ़क गया। वह समझ गया, जहां उसके मुंह में से पहले गंदी गाली निकलने जा रही थी, वहां एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर खिल गई। टोने का अपशकुन। इस ठोकर ने जैसे 2 पोंछ डाला हो। कुछ दिन से तपिश पड़ रही थी और आसमान से छींटा नहीं पड़ रहा था। जब कभी छींटा पड़ने में देर हो जाती है तो मोहल्ले में मनचने लड़के टूटे घड़े से गोबर और गाय घोड़े का मूत्र इकट्ठा करके किसी मूजी के घर की ड्योढ़ी में फेंक आते हैं। इसे बारिश बुलाने का शगुन माना जाता था। एक घर के सामने एक आदमी गली में बंधी गाय के पास खड़ा सानी पानी कर रहा था। पास ही किसी घर में से प्याले खनकने के साथ चूड़ियों की खनकने की आवाज आई। चाय तैयार हो रही है। इतने में सामने से कोई औरत दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे मुंह से गुनगुनाती हुई पास से गुजरी। उसने हाथ में कटोरी उठा रखी थी। कोई औरत मंदिर या गुरुद्वारे में माथा नवाने जा रही थी। नत्थू ने मन ही मन कहा, बड़े सहज सामान ढंग से दिन का व्यापार शुरू हो रहा था। तभी गली के शिरे की ओर से नत्थू को एक तारा बजाने के साथ और किसी फकीर के गाने की आवाज आई। यह आवाज वह पहले भी सुन चुका था, पर उसने इस फकीर को कभी देखा नहीं। प्रभात के झुटपुटे में यह फकीर अक्सर एक तारा बजाता है और धीमी आवाज में गाता हुआ शहर की गलियों में से गुजर जाया करता है। विशेषकर रमजान के दिनों में, जब मुसलमान लोग सुबह सुबह उठकर अपना रोजा खोलते हैं। नजदीक पहुंचने पर उसने देखा, फकीर ऊंचे कद का, लंबे छरछरे बदन का बूढ़ा आदमी था। छोटी सी सफेद दाढ़ी और सिर पर चिंदिया टोपी और लंबा चोगा और कंधे पर से बड़ा सा झोला लटक रहा था। नत्थू रुक गया। वह चाहता था कि फकीर के गीत के शब्द उसके कान में पड़े। तेनू गाफला जाग न आई चिड़िया बोल रहिया, ए गाफिल तू अभी तक सोया पड़ा है, जबकि पक्षी चहचहाने लगे हैं। फकीर गीत गाता हुआ चला जा रहा था। एक
तारे की धीमी सी आवाज़ जो अक्सर नत्थू के सपनों में घुल-मिल जाया करती थी और सोए सोए भी उसे प्यारी लगती थी, अब भी उसे बड़ी मीठी लगी। उसने जेब में से एक पैसा निकालकर फकीर के हाथ में दे दिया। अल्लाह सलामत रहे, घर भरे रहे, फकीर ने दुआ दी। नत्थू आगे बढ़ गया। गली पार करने पर वह कुछ कुछ उजाले में आ गया। यहाँ से तांगा हाँकने वाले गाड़ी वालों का मोहल्ला शुरू हो जाता था। सड़क पर पहुंच जाने पर भी उससे बहुत कुछ बदला नहीं था, केवल यहाँ उजाला हो चला था। सड़क किनारे 2-3 तांगे खड़े थे, जिनके बम आसमान की ओर उठे हुए मानो सबके लिए दुआ मांग रहे थे। लंबी दीवार के सामने खड़ा गाड़ीमान अपने घोड़े को खरखरा कर रहा था। पास में बैठी 2 औरतें गोबर की थपियां बना बनाकर अभी से मिट्टी की दीवार पर लगा रही थी। सड़क के बीचों बीच एक घोड़ा अपने आप अकेला ही सहज स्वाभाविक गति से चहलकदमी कर रहा था। प्रातः काल के शांत सुहावने समय में जगह जगह हल्की हल्की जीवन की गति अंगड़ाइयां ले रही थी। नत्थू को लगा जैसे वह टहलने निकला। वह नहीं चाहता था कि उसे कोई देखे या पहचान कर, साथ ही साथ उसके मन की अपनी बड़बड़ाहट बहुत कुछ दूर हो चुकी थी। वह स्वयं चहलकदमी सी करता हुआ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, झगड़ा कहाँ तक पहुंचा होगा, वह किस ओर जा रहा होगा। बड़ा असंगत सा सवाल था, पर ख्याल आते ही अनायासी उसके कदम तेज हो गए। क्या वह दूर छावनी में पहुंच चुका होगा? संभव है सालूत्री के अस्पताल के सामने इस वक्त खड़ा हो। नत्थू के मुंह से गाली निकली। क्या दिन के वक्त सुअर को नहीं मारा जा सकता था? सलोत्री को मरे हुए सुअर की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत कहीं सुअर का मांस बेचने के लिए उसे मरवाया गया होगा। रात का व्यापार याद करके उसके बदन में शिरहन सी हो गई। उसने बड़ी भौड़ी रात काटी थी। पसीना, सुअर की बदबू, बंद कोठरी, सुअर की हुंकारें। 3 बार सुअर ने अपनी थूथनी से उसके पैर चाटे थे और उसकी चमड़ी ही पैरों से नोच डाली थी। और सुअर के मरने तक नत्थू स्वयं अधमरा हो चुका था। भाड़ में जाए मुराद अली, जहां नत्थू का मन आएगा वहीं घूमेगा। उसने जेब पर हाथ लगाकर फिर से नोट की चरमराहट सुन ली। हमें क्या, हमने अपने पैसे खरे कर लिए। चन्नी के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ घूम गया। तभी दूर शेखों के बाग की घड़ी की आवाज सुनाई दी। शायद 4 का घंटा बजा रही थी। इस वक्त उसकी आवाज कितनी साफ सुनाई दे रही थी। दिन के वक्त कभी सुनाई नहीं पड़ती, शहर के शोर में खो जाती है। इस वक्त तो लगता आसमान के रास्ते आकर उसके कानों में पड़ रही है। कुछ ही क्षण बाद दूर शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर बने शिवालय पर से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। आवाजें बढ़ रही थीं। जगह जगह घरों के दरवाजे खुले थे। कुछ लोग बखारते अपनी छड़ियां सड़क पर पटपटाते घूमने जा रहे थे। एक बकरारा, एक बकरवाहा अपनी 3-4 बकरियां लिए हुए बकरियों का दूध बेचने के लिए निकल पड़ा था। नत्थू के कदम फिर शिथिल पड़ गए। उसने की शीतल सुहावनी हवा में घूमने का मजा आ रहा था। अब वह गाड़ी वालों का मोहल्ला लांग आया था और इमाम दीन के मोहल्ले के बाहर कमेटी के बड़े मैदान के किनारे रेलिंग के साथ साथ चलता जा रहा था। दाएं हाथ रेलिंग के पार ढलान थी और ढलान उतरकर बहुत बड़ा मैदान शुरू हो जाता था। इस मैदान में हर आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था। जाड़ों में हर इतवार को यहाँ कुत्तों की लड़ाई हुआ करती थी। लोग शर्तें बांधते थे। जख्मी कुत्ता मैदान में से भागने की कोशिश करता तो चारों ओर खड़ी भीड़ उसे भागने नहीं देती थी। यहीं पर इसी मैदान में नेजाबाजी हुआ करती थी। हजारों का जमा हुआ करता था। यहीं पर बाहर से आने वाली सर्कस लगाया करते थे। ताराबाई का सर्कस और परशुराम का सर्कस यहीं पर बैसाखी का ढोल बजा करता था और दंगल हुआ करते थे। यहीं पर सब सियासी जलसे होने लगे। अब आए दिन जलसे होते थे। इस मैदान में मुस्लिम लीग के जलसे होते थे और बेलचा पार्टी के भी, जबकि कांग्रेस के जलसे यहाँ से दूर अनाज मंडी के पास छते हुए मैदान में होते थे। उसने जेब में से बीड़ी निकाली और ठंडी ठंडी रेलिंग पर बैठकर बीड़ी का कस लगाने लगा। अभी इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे से मस्जिद में से अजान पढ़ने की आवाज आई। प्रभात का अंधेरा एक और परत छिनकर गिर गया था और पास के घर कुछ साफ साफ नजर आने लगे। नत्थू रेलिंग पर से उतर गया और बीड़ी बुझा दी और फिर से इमाम दीन के मोहल्ले की गलियों का रुख किया। उसे सहसा याद हो आया कि आज मुराद अली इसी है, कमेटी के मैदान के एक और कहीं रहता है। उसे यकीनी तौर पर तो मालूम नहीं था, लेकिन उसने 2-1 बार मुराद अली को उस ओर आते देखा था। यूं तो मुराद अली शहर भर में घूमता था, अपनी पतली सी छड़ी उठाए सड़कों के बीचों बीच चलता। कभी किसी मोहल्ले में तो कभी किसी मोहल्ले में नजर आया करता था। उसकी घनी काली मूछों के बीच कभी भी उसके दांत नजर नहीं आते थे। हंसता भी तब भी नजर नहीं आते थे, केवल बाछें खिल जाती थी
और उसके गोल मटोल चेहरे में आंखें छोटी छोटी पैनी आंखें सांप की आंखों की तरह चमकती थी। क्या मालूम यहीं कहीं फिर से नजर आ जाए। यहाँ से चल देना ही बेहतर है, अगर कहीं उसने देख लिया तो बिगड़ेगा। उसने नत्थू से ताकीद की थी कि सुअर की लाश उठवा देने के बाद वह उसी कोठरी में मुराद अली का इंतजार करे, पर नत्थू वहां से भाग आया था। सुअर कटाई के पैसे मिल गए तो क्या वहां कचरे और बदबू में पड़ा रहता। नत्थू एक सकरी गली में दाखिल हो गया और कुछ दूर जाकर दाएं हाथ को एक दूसरी गली में मुड़ गया, जो बल खाती हुई उत्तर दिशा की ओर चली जाती थी। थोड़ी दूर जाने पर उसके कानों में किसी गाने की मंडली की आवाज पड़ी, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले फकीर के गाने की आवाज आई थी। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि दूर सामने वाली गली के मोड़ पर उसने गाने वालों की आवाज और अधिक स्पष्ट और साफ सुनाई देने लगी। नत्थू समझ गया था कि यह कोई प्रभात फेरी की मंडली होगी। उन दिनों शहर में कुछ ज्यादा ही जलसे जुलूस नजर आने लगे थे। नत्थू की समझ में कुछ भी साफ नहीं था, पर हवा में नारे थे और उन्हें बहुत दिनों से सुनता आ रहा था। यह गान मंडली कांग्रेस वालों की जान पड़ती थी, क्योंकि मंडली के आगे आगे कोई आदमी तिरंगा उठाए आ रहा था। जब मंडली नजदीक पहुंची तो नत्थू एक ओर की गली की दीवार में सटकर खड़ा हो गया। मंडली गीत गाती हुई सामने से गुजरने लगी। उसने देखा 8-10 लोग थे। दो एक के सिर पर सफेद गांधी टोपी थी, कुछ के सिर पर फैज टोपी थी। दो एक सरदार भी थे, उम्र रसीदा लोग भी थे और जवान भी थे। उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज में नारा लगाया, कौमी नारा, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद कुछ ही दूरी पर, जहां एक और गली इस गली को काट गई थी, एक और नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। नत्थू ने झट से मुड़कर देखा। 3 आदमी गली के मोड़ पर से सहसा प्रकट हो गए और नारे लगाने लगे थे। नत्थू को लगा जैसे गली के बीचों बीच खड़े वे गान मंडली का रास्ता रोके खड़े हैं। इन 3 आदमियों में से एक के सिर पर रूमी टोपी थी और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था। वह आदमी गली के बीचों बीच खड़ा मंडली को ललकारता हुआ सा बोल रहा था, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं। इसका जवाब मंडली की ओर से एक बड़ी उम्र के आदमी ने दिया, कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। आप अच्छी तरह जानते हैं महमूद साहब, आप भी पहले हमारे साथ ही थे। और उस वयोवृद्ध ने आगे बढ़कर रूमी टोपी वाले आदमी को बाहों में भर लिया। मंडली में से कुछ लोग हंसने लगे। रूमी टोपी वाले ने अपने को बाहों में से अलग करते हुए कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहें जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। दोनों मंडलियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी। लोग बतिया भी रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे थे। वयोवृद्ध कांग्रेसी कह रहा था, वह देख लो, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और अजीज सामने खड़ा है, हकीम जी खड़े हैं। अजीज और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं। हमें हिंदुओं से नफरत नहीं, इनके कुत्तों से नफरत। उसने इतने गुस्से में कहा कि कांग्रेस मंडली के दोनों मुसलमान खिसिया गए। मौलाना आजाद क्या हिंदू है या मुसलमान? वयोवृद्ध ने कहा, वह तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मौलाना आजाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है, गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है, जैसे ये कुत्ते आपके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। इस पर वयोवृद्ध बड़े धीरज से बोला, आज़ादी सबके लिए है, सारे हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुओं के लिए होगी। आज़ाद पाकिस्तान में ही मुसलमान आज़ाद होंगे। तभी गान मंडली में से एक दुबला पतला सरदार मैले कुचैले कपड़े पहने और बगल में बेंत दबाए हुए आगे बढ़ाया और चिल्लाकर बोला, पाकिस्तान मेरी लाश पर। इस पर कांग्रेस मंडली के लोग हंसने लगे। चुप चुप ओए चुप, किसी ने उसे चुप कराने को कहा। नत्थू को भी उसकी तीखी खरज आवाज सुनकर अटपटा लगा। लोगों को हंसता देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई सनखे आदमी होगा, पर वह बोले जा रहा था, गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, मैं भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लोग फिर हंसने लगे। गुस्सा थूक दो जनरल, बस बस जनरल, कभी चुप भी रहा करो, बख्शी जी ने कहा। इस पर जनरल बिगड़ उठा, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं नेताजी सुभाष बोस की फौज का आदमी हूँ, मैं सबको जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ। लोग हंसने लगे। पर जब गान मंडली आगे बढ़ने लगी तो रूमी टोपी वाले ने रास्ता रोक लिया। आप इधर से मत जाइए, यह मुसलमानों का मोहल्ला है। क्यों? वयोवृद्ध बोला, आप सारे शहर में पाकिस्तान के नारे लगाते हो, कोई आपको रोकता है? और हम तो सिर्फ हवल वतनी के गीत गा रहे हैं। इस पर रूमी टोपी वाला कुछ पिघल सा गया, पर बोला, आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन
हम इन कुत्तों को तो अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। और उसने फिर दोनों बाहें फैला दी, मानो गली का रास्ता फिर से रोक रहा हो। तभी नत्थू ने देखा रोमी टोपी वाले से थोड़ा हटकर पीछे की ओर मुराद अली खड़ा था। उसे देखते ही नत्थू का सारा शरीर झंझना उठा। यह कहाँ से पहुंच गया? नत्थू दीवार के साथ साथ सरकता हुआ गान मंडली के पीछे हो गया। मुराद अली ने कहीं देख तो नहीं लिया? गान मंडली के सदस्यों के पीछे खड़ा वह सचमुच छिप सा गया। यहाँ से उसे मुराद अली भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहने के बाद उसने सिर टेढ़ा करके देखा। मुराद अली वहीं पर खड़ा था और दूर से बहस में उलझे लोगों की बातें सुन रहा था। नत्थू धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगा। जब तक ये लोग बहस में उलझे रहेंगे, मुराद अली भी शायद वही बुत बना खड़ा रहेगा। यही मौका है, यहाँ से निकल भागना चाहिए। अगर मुराद अली ने देख लिया तो जरूर डेरे पर पहुंच जाएगा और जवाब तलबी करेगा। कुछ दूर तक सरकते रहे, पर नत्थू ने सहसा पीठ मोड़ी और तेज चलने लगा और शीघ्र ही गली का मोड़ मुड़कर आंखों से ओझल हो गया और सरपट भागने लगा। तमस उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।